receptor. First receptor is the ligand gated ion channel. Ligand gated ion channel, साथ में इसका हमने दूसरा नाम क्या डिस्कस किया, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या है, आयंस रिस्पॉन्सिबल है. सो लिगेंड गेटेड आयन चैनल, इस रिसेप्टर में क्या होगा आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए. हियर दिस इज द रिसेप्टर एंड हियर दिस, सी द डायग्राम वेरी केयरफुली. दीज आर द ड्रग बाइंडिंग साइट. ये क्या है, हमारी ड्रग बाइंडिंग साइट होंगी. अब हमारा जो भी, अब ड्रग तो हम तब देंगे जब हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी. अगर कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम, तो वहां पे हम ड्रग देंगे. नॉर्मली हम मान के चले न्यूरोट्रांसमीटर, अगर हम मान के चलते हैं, इस आयन, जो हमारा आयन चैनल है, इसमें जो बाइंडिंग साइट है, इस बाइंडिंग साइट में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है. ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद आप ये जो रिसेप्टर आप देख रहे हो फर्स्ट, इस रिसेप्टर क्या है, ये क्लोज्ड है. ये क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि अभी ड्रग बाइंड नहीं की है, न्यूरोट्रांसमीटर ने बाइंड नहीं किया है. और जब अब सेकंड रिसेप्टर को आप देखिए, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे बाइंड हो गई. अब यहाँ पे ड्रग न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया, बाइंड हो गया. जैसे ही बाइंड हो गया, अब आप पहले में देखिए, यहाँ पे ये हमारा आयन चैनल क्या था, क्लोज्ड था. ये आयन चैनल हमारा क्लोज था. लेकिन सेकंड में हमारा ये आयन चैनल ओपन हो गया. जैसे ही आयन चैनल ओपन होगा, सो दीज आर द आयंस. ये आयंस क्या होंगे, चैनल ओपन होगा. चैनल ओपन होते ही आयंस का क्या होगा, मूवमेंट होगा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू द इंट्रा सेलुलर. अब इंट्रा सेलुलर में जैसे ही हमारे आयंस आएंगे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, अब ये आयंस क्या करेंगे, एक्शन प्रोड्यूस करेंगे. एक्शन कैसे प्रोड्यूस करेंगे, पहले अगर बेसिक बात करूं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल ड्रग डायरेक्टली बाइंड टू द रिसेप्टर एंड लोकेटेड ऑन द आयन चैनल. जो हमारे आयन चैनल पे ड्रग की बाइंडिंग साइट है, समझ लीजिए, जो रिसेप्टर पे ड्रग की बाइंडिंग साइट है, वहां पे ड्रग बाइंड करेगी. यहां पे किसी भी प्रकार की जी प्रोटीन का कोई भी मीडिएशन नहीं होगा. ड्रग डायरेक्टली बाइंड करेगी आयन चैनल पे, बाइंडिंग साइट पे, और बाइंड करते ही क्या होगा, चैनल ओपन होगा. और ओपन होने के बाद आयंस हमारा इनसाइड मूवमेंट होगा, मींस आयंस विल बी मूव इनसाइड द सेल्स. और इसके बाद क्या होगा, अब बेसिक फ्लो समझिए कैसे कैसे होगा. सबसे पहले क्या हुआ, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द रिसेप्टर. ड्रग हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करेगी. बाइंड करते ही आयन चैनल्स को क्या करेगी, ओपन करेगी. आयंस कोई भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, कोई भी आयंस हो सकता है. जैसे ही होगा तो आयंस का फ्लो इनसाइड द सेल्स होगा थ्रू द चैनल. चैनल के थ्रू आयंस का मूवमेंट होगा, और जिस टाइप का आयन होगा उसके बेसिस पे हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, जो भी एक्शन होना होगा वो एक्शन होगा. और उस एक्शन के बाद फाइनली हमारा क्या होगा, टिश्यू रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. सो बेसिक है, बहुत सिंपल है. सो दैट्स वाई इसमें कोई भी बहुत ज्यादा मीडिएशन नहीं काम होता है, कोई भी ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा काम नहीं करती है. सो दिस इज द फास्टेस्ट रिसेप्टर. ड्रग बाइंड करेगी, बाइंड करते ही आयन चैनल ओपन होगा. ओपन होते ही फर्दर क्या होगा, आयंस का मूवमेंट होगा. आयंस हमारे हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन करेंगे और फाइनली सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे. अब अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल की, जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल के थ्रू काम करते हैं. सबसे पहले हमारा आता है ब्रेन में. तो ब्रेन में जो हमारा प्रेजेंट होता है गाबा. ब्रेन में कौन सा आयन चैनल प्रेजेंट होता है, गाबा. और गाबा का भी मेनली कौन सा, गाबा ए. ध्यान दीजिएगा, गाबा ए रिसेप्टर इज अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर. और किस टाइप का होता है गाबा, जहां भी आएगा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपको गाबा और ग्लाइसिन दो चीजें दिखे, हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा, दीज आर इनहिबिटरी. सो गाबा रिसेप्टर क्या होगा, इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट ग्लूटामेट रिसेप्टर. ग्लूटामेट रिसेप्टर को हम बात कर सकते हैं एनएमडीए रिसेप्टर. एनएमडीए में क्या होता है, हमारा स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होता है. ये भी हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट जंक्शंस ऑफ टू नर्व्स. जो हमारे टू नर्व्स होती हैं उनके बीच में जो जंक्शन होता है, जिनको हम सिंपली बोल सकते हैं क्या, गैंग्लिया. किसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया. तो गैंग्लिया हमारा कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एनएन रिसेप्टर. गैंग्लिया में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एनएन रिसेप्टर. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो नर्व और मसल्स के बीच में जो हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यानी एग्जांपल हम उसको बात कर सकते हैं एनएम रिसेप्टर, निकोटिनिक मसल्स रिसेप्टर, एनएम रिसेप्टर इसलिए हम बोलते हैं. नेक्स्ट फास्टेस्ट एक्टिंग सेरोटोनिन रिसेप्टर. देखिए ध्यान दीजिएगा, सेरोटोनिन रिसेप्टर हमारे 5HT1 to 7 डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 5HT3 रिसेप्टर ऐसा है जो हमारा फास्टेस्ट सेरोटोनिन रिसेप्टर है, बिकॉज 5HT3 रिसेप्टर इज अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर. तो हम बात कर सकते हैं गाबा ए, एनएमडीए, एनएम, एनएन एंड 5HT3. दीज आर द मेजर ligand gated ion channel receptor example.
सिंपल है, कई बार इसमें पूछा जा चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर और नॉट अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो वहां पे इसके ऑप्शन आपको मिलते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दीज आर द एग्जांपल ऑफ द लिगेंड गेटेड आयन चैनल. नाउ द सेकंड रिसेप्टर इज द जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द रिसेप्टर. जो हमारे मैक्सिमम रिसेप्टर होते हैं वो इसी फैमिली से अंतर आते हैं. सो लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर. ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है. लिगेंड गेटेड आयन चैनल प्रेजेंट कहां पे है? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. जीपीसीआर भी हमारा कहां प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. एंड दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली. यहां पे क्या होता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में ऑल्सो नोन एज द 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर. 7 ट्रांसमेम्ब्रेन, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हुई इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर भी और बोला जाता है और सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं. एंड 7T रिसेप्टर, ये हमारे 7T रिसेप्टर, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, कोई भी नाम दीजिए, अल्टीमेट आपको एक ही चीज समझना है, ये सारे नाम किसके हैं? जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के. ओके, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी हमारा इसी का नाम होता है. अब क्या होता है इनमें मैकेनिज्म, ये समझिएगा. नॉर्मली हमारा रिसेप्टर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, सेल मेम्ब्रेन में अटैच रहता है जब तक ड्रग बाइंड नहीं होती है. तब क्या होता है? सपोज दिस इज द रिसेप्टर. अब यहां पे देखिए आपको 7 हेलिक्स दिखेंगे. ये आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स है, मतलब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्रॉस हो रही हैं. इधर भी आपको जा रही है एक्स्ट्रा सेलुलर में और इंट्रासेलुलर में भी, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? ट्रांस मेम्ब्रेन. 7 है तो इसलिए 7 ट्रांस मेम्ब्रेन. 7 मींस हेप्टा, दैट्स व्हाई हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर. अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर पे हमारी यहां पे ड्रग बाइंडिंग डोमेन है. एक्स्ट्रा सेलुलर पे क्या है? ड्रग बाइंडिंग डोमेन है. एंड इंट्रा सेलुलर पे हमारी क्या होती है? जी प्रोटीन अटैच रहती है. इंट्रा सेलुलर पे क्या अटैच रहती है? जी प्रोटीन अटैच रहती है. जी प्रोटीन. जी प्रोटीन में हमारा 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा अलग होती है और बीटा, गामा सब यूनिट्स एक साथ अटैच रहती हैं. लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, इनएक्टिव फॉर्म में अल्फा और बीटा, गामा दोनों आपस में अटैच रहती हैं. और साथ हमारा कौन सा यहां पे अटैच रहता है? जीडीपी. क्या अटैच रहता है? जीडीपी. इनएक्टिव फॉर्म में जैसे ही अब क्या होगा? ड्रग आके बाइंड करेगी. ड्रग कहां पे बाइंड करेगी? अब सेकंड वाले को आप ध्यान दीजिए, ये यहां पे ड्रग आके बाइंड कर गई एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में. जैसे ही बाइंड होगी, अब ये जो जीडीपी बाइंड थी, जीडीपी रिप्लेस कर दी जाएगी किसके थ्रू? जीटीपी के थ्रू. अब ये जीडीपी हमारी रिप्लेस होकर क्या बन जाएगी? एक्टिव जी प्रोटीन यहां अटैच हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं जीटीपी. और अल्फा और बीटा, गामा सब यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगी. अल्फा अलग हो जाएगी और बीटा, गामा एक साथ अलग हो जाएंगी. अल्फा सब यूनिट जो हमारी होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज द हैव द एटीपेज एक्टिविटी. कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जी प्रोटीन सब यूनिट हैव द एटीपेज एक्टिविटी. आंसर आपका राइट क्या होगा? अल्फा. अल्फा सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन हैव द एटीपेज एक्टिविटी. तो आपकी जो अल्फा सब यूनिट अलग होगी, ये अल्फा सब यूनिट में एटीपेज एक्टिविटी होगी. ये एटीपेज एक्टिविटी होने की वजह से क्या होगा? यही फर्दर हमारा क्या करेगी? एटीपेज एक्टिविटी से हमारा क्या होगा? सीएमपी का प्रोडक्शन कराएगी. किसका प्रोडक्शन कराएगी? सीएएमपी. अभी आगे हम पाथवे की बात करते हैं, वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा. तो ये बेसिक है. इनएक्टिव फॉर्म में कैसे हुआ, एक्टिव फॉर्म में होने के बाद क्या क्या चेंजेस हो गए. नाउ अब ये हमारा जो जीपीसीआर होता है, इसके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसके रिसेप्टर में हमारे 3 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट हमारा क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन. एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे हमारी क्या बाइंड हो रही है? ड्रग. आप सिंपल समझ सकते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे हमारी क्या बाइंड होगी? ड्रग बाइंड होगी. नेक्स्ट हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, और उसमें कितने हेलिक्स होते हैं? 7 अल्फा हेलिक्स होते हैं. और इंट्रा सेलुलर रीजन, थर्ड हमारा क्या होगा? इंट्रा सेलुलर रीजन. और इस इंट्रा सेलुलर रीजन में हमारी क्या बाइंड रहेगी? जी प्रोटीन बाइंड रहेगी. नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में जीडीपी रहेगा, एक्टिव फॉर्म में होने के बाद जीटीपी कन्वर्ट होगा. अब अगर हम जीपीसीआर की बात करें, जीपीसीआर कंट्रोल सेल फंक्शन वाया एडिनाइल साइक्लेस, फॉस्फोलाइपेज सी एंड डायरेक्ट आयन चैनल पाथवे. अब जीपीसीआर के 3 डिफरेंट पाथवे होते हैं. पहला हमारा सीएमपी पाथवे, दूसरा हमारा फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे, एंड थर्ड हमारा पाथवे आता है आयन चैनल रिसेप्टर पाथ, डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन. सो व्हेन ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर which in turn activate G protein that may result in activation or inhibition. सबसे पहले क्या होगा? ड्रग हमारी बाइंड होगी. बाइंड होने के बाद हमारा फर्दर क्या होगा? रिसेप्टर एक्टिवेट होगा. और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगी? जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी. जी प्रोटीन हमारी फर्दर एक्टिवेशन होने के बाद फर्दर जो भी पाथवे से जाना होगा, 3 पाथवे हमारे, एडेनाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे एंड डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन. इनके थ्रू मैकेनिज्म
प्रोड्यूस करेगी। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा आया एडिनाइल साइक्लेज पाथवे। एडिनाइल साइक्लेज पाथवे में, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, सीएमपी पाथवे। एडिनाइल साइक्लेज पाथवे ही सीएमपी पाथवे कहलाता है, क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज पाथवे में सीएमपी का प्रोडक्शन होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए क्या हुआ, ये है हमारा जीएस प्रोटीन। ये जो हमारी जी प्रोटीन है, ये अलग अलग 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी, जीएस, जीआई, जीक्यू एंड एक और हमारी होती है जीओ या जी नॉट, आप कुछ भी उसको पढ़ लीजिए। जीएस, जीआई, जीक्यू एंड जीओ। जीएस और जीआई ये दो हमारी ऐसी प्रोटीन होती हैं जो एडिनाइल साइक्लेज पाथवे में काम करती हैं। फॉस्फोलाइपेज सी में हमेशा जीक्यू प्रोटीन काम करेगी। फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे में कौन सी काम करेगी, जीक्यू प्रोटीन। और जो हमारा डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन है, डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन में हमारी कौन सी जी प्रोटीन काम करेगी, जी0 या जी नॉट बोलते हैं, ये एक्टिवेट होगी। तो अगर हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले जीएस का, जीएस है मतलब एस का मतलब है स्टिमुलेटरी। एस का क्या मतलब है, स्टिमुलेटरी। मतलब यहां पे फंक्शन क्या होगा, स्टिमुलेट किया जाएगा। तो जैसे ही स्टिमुलेट होगा तो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद वो सीएमपी के प्रोडक्शंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा। इसका एग्जांपल आप सिंपल समझ सकते हैं, बीटा रिसेप्टर। जितने भी हमारे बीटा रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये सारे रिसेप्टर्स हमारे क्या करते हैं, सीएमपी के प्रोडक्शंस को बढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है जीआई। जीआई भी हमारा किसमें है, एडिनाइल साइक्लेज में ही, क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज में हम दोनों को बात करने वाले हैं, जीएस और जीआई को। अगर स्टिमुलेटरी है तो जीएस, इनहिबिटरी होगा तो जीआई हो गया प्रोटीन हमारा। यहां पे एडिनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन होगा और सीएमपी का प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका एग्जांपल आप बात कर सकते हो अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर हमारा जीआई का एग्जांपल होता है, इसीलिए इसको हम इनहिबिटरी रिसेप्टर भी बोलते हैं। ऑटो रिसेप्टर भी कहलाता है अल्फा 2 रिसेप्टर। ये हमारा क्या होता है, जीआई प्रोटीन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आता है जीक्यू प्रोटीन। जीक्यू प्रोटीन हमने बात किया, जीक्यू प्रोटीन हमेशा हमारा किसमें आएगा, IP3DAG पाथवे या फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे में आएगा। तो जीक्यू प्रोटीन क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, जो फर्दर IP3 और DAG के कंसंट्रेशंस को बढ़ाएंगे। IP3 मींस इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और DAG मींस डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ये हमारे इनके डिफरेंट नाम होते हैं। ये एक्टिवेट होने के बाद ये फर्दर आपका एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे, सारी चीजें अभी हम डीप में पढ़ने वाले हैं। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें जीक्यू प्रोटीन के थ्रू काम करने वाला, तो रिसेप्टर हमारा है M1, M3, M5। ऑड नंबर के जितने भी मस्करैनिक रिसेप्टर हैं, M1, M3, M5, ये सारे किसके थ्रू काम करते हैं, जीक्यू प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीओ प्रोटीन के थ्रू, वहां पे कोई भी आपका फर्दर सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट नहीं होता है। वो जी प्रोटीन के खुद ही एक्टिविटी होती है कि वो आयन चैनल्स को ओपन या क्लोज कर सकती है। वो हमारा अगर डायरेक्टली जी प्रोटीन ही आयन चैनल को रेगुलेट कर रही है, तो वहां पे हमारा एग्जांपल आता है जीओ, दैट इज द डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन। अब एक एक करके इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है, जो हमारे 3 पाथवे हो गए, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे, उसी को हमने बोला सीएमपी पाथवे, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे, उसी को हमने बोल दिया IP3DAG पाथवे, एंड थर्ड हमारा आया डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन। एक एक करके इनके बारे में लेते हैं। पहला हमारा आता है एडिनाइल साइक्लेज और नोन एज द सीएमपी पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिसेप्टर को मत कंफ्यूज होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्यूचर में होने वाला है। तो पहला हमारा पाथवे इसमें आया एडिनाइल साइक्लेज पाथवे और सीएमपी पाथवे। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, ड्रग हमारी बाइंड करेगी। आप बेसिक समझ लीजिए, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे ड्रग बाइंड करेगी। ड्रग बाइंड करने के बाद हमारी जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी और अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगी। अल्फा सब यूनिट में हमारी जीटीपेज एटीपेज एक्टिविटी है, और वो एटीपेज एक्टिविटी की वजह से फर्दर क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होगा। किसका एक्टिवेशन होगा, एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहां मान के चल रहे हैं कि हमारी जो प्रोटीन है, जी प्रोटीन, वो कौन सी प्रोटीन है, जीएस प्रोटीन है। जीआई की बात नहीं कर रहा है, जीएस समझ लीजिए, जीआई बहुत इजी है, वो इसी के अपोजिट में आपको समझ में आ जाएगा। क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होगा। जैसे ही एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होगा, ये एडिनाइल साइक्लेज फर्दर क्या करेगी, सेकेंडरी मैसेंजर CAMP। CAMP का मतलब क्या है, साइक्लिक AMP। AMP का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, इसलिए हमारा क्या हो गया, CAMP, साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन होगा। ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर। कई बार आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी मैसेंजर और थर्ड मैसेंजर, कई बार इसके बारे में पूछा जा चुका है। तो CMP हमारे लिए क्या हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। जैसे ही CMP का प्रोडक्शन होगा, अब ये CMP नेक्स्ट हमारा क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, सेल्स में रहता है। जैसे ही CMP का
प्रोडक्शन होगा वो प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव को कन्वर्ट करके क्या बना देगा, एक्टिव प्रोटीन काइनेज बना देगा। अब ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज जो है, प्रोटीन काइनेज, इसका एग्जांपल समझिएगा, काइनेज लगा है, और काइनेज जहां भी एंजाइम आता है हम बात करते हैं कि वहां पे या तो फॉस्फोराइलेशन होगा या डीफॉस्फोराइलेशन होगा। तो ये जो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, ये प्रोटीन काइनेज फर्दर हमारा क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कराएगा। फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, आयन चैनल, किसी का भी होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। और फॉस्फोराइलेशन इन आयन, प्रोटीन चैनल या एंजाइम इनका होने के बाद हमारा क्या होगा, जो भी एक्शन होगा, जो भी सेलुलर इफेक्ट होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो बेसिक अगर चले, पहले हमारे ड्रग बाइंड करी, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद हमारा क्या होगा, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, वो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर सीएमपी का प्रोडक्शन कराएगा। सीएमपी प्रोडक्शन होने के बाद हमारा प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में होगा। एक्टिव प्रोटीन काइनेज हमारा क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। अब बात करें कौन कौन से ऑर्गन्स में हमारे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले आप बात करें हार्ट में जो हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कौन सा, बीटा 1। हार्ट में कौन सा प्रेजेंट होता है, बीटा 1 एक्टिवेटेड थ्रू द जीएस प्रोटीन। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन एक्टिविटी आती है। लीवर में ग्लाइकोजेनोलिसिस, एडिपोज टिश्यू में हमारा लाइपोलिसिस, इनहिबिशन ऑफ द सिक्रीशन मीडिएटेड रिलीज। दीज आर डिफरेंट फंक्शंस व्हिच कैरिड आउट थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द सीएमपी, दैट इज द जीएस प्रोटीन के थ्रू हम मेनली बात करके चल रहे हैं। बेसिक है। अब अगर यहीं पे अगर इनहिबिटरी पाथवे आपको दे दिया जाए, सपोज आपकी जीआई प्रोटीन है, तो जीआई प्रोटीन क्या करेगी, आपको डीफॉस्फोराइलेशन कराएगी, क्योंकि सीएमपी का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, सीएमपी का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकेंड हमारा पाथवे कौन सा हुआ, फॉस्फोलाइपेज सी या IP3DAG पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। फॉस्फोलाइपेज सी या IP3DAG पाथवे में क्या होगा, एक एक प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले तो वही होगा, ड्रग आएगी, बाइंड करेगी। बाइंड यहाँ पे, हाँ, IP3DAG पाथवे हमारी प्रोटीन कौन सी है, प्रोटीन दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां भी फॉस्फोलाइपेज सी आएगी वहां पे हमारी प्रोटीन एक ही हो जाएगी, वो कौन सी होगी, GQ प्रोटीन होगी। ड्रग आई, बाइंड करी, बाइंड करते ही हमारी जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, अल्फा और बीटा गामा सब यूनिट्स अलग हो जाएंगी। अल्फा सब यूनिट्स फर्दर हमारी एटीपीज एक्टिविटी उसमें प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन। यहाँ पे एक्टिवेशन हुआ। अब क्या होगा, जैसे एटीपीज एक्टिविटी, तो एक्टिवेशन ऑफ द फॉस्फोलाइपेज सी, हमारा जो एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन होगा। ये एक्टिव जी प्रोटीन क्या करेगी, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगी। ये फॉस्फोलाइपेज सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉस्फोलाइपेज सी जैसे ही एक्टिवेट होगी, हमारी जो भी सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान दीजिए, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, अगर सपोज आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर में जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनी हुई है। इसको बोलते हैं क्या, बाइलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स है। तो जैसे ही हमारा एंजाइम एक्टिवेट होगा फॉस्फोलाइपेज सी, दिस फॉस्फोलाइपेज सी विल ब्रेक डाउन द जो हमारी फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन होगी। और मेजर हमारी कौन सी फॉस्फोलिपिड होती है, PIP2। कौन सी फॉस्फोलिपिड होगी, PIP2 की हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट होगी। और PIP2 का मतलब क्या हुआ, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट। फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 4,5 डाइफॉस्फेट, ये हमारा होता है PIP2। तो फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगी, PIP2 को हाइड्रोलाइज करेगी। हाइड्रोलाइज कराने के बाद हमारे पास दो चीजें बनेंगी, एक हमारा IP3, दूसरा हमारा DAG। PIP2 ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्या बनेगा, IP3 और DAG। IP3 मींस इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और DAG मींस डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये दो चीजें बनेंगी। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, जो हमारी IP3 होती है, क्या होती है, IP3 हमारी क्या होगी, जाके अटैच होगी कहां पे, सेल मेम्ब्रेन में। और DAG हमारी कहां पे रहेगी, इनसाइड द सेल में रहेगी। इस चीज को थोड़ा दिमाग में बैठाइएगा। IP3 हमारी क्या करेगी, फर्दर कैल्शियम आयन के मूवमेंट को बढ़ाएगी। और ये कैल्शियम आयन के मूवमेंट कहां बढ़ाएगी, ये गई कहां पे, सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में हमारे कुछ कैल्शियम आयन चैनल होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे कैल्शियम आयन चैनल होंगे, तो ये बाहर से कैल्शियम आयन के मूवमेंट को इनसाइड कराएगी। तो ये सेल में जितने भी हमारे कैल्शियम आयन बाहर हैं, समझिएगा, जो हमारे कैल्शियम आयन बाहर प्रेजेंट है उनको वो कहां लेके आएगी, इनसाइड लेके आएगी। और जब इनसाइड आएगी तो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पहला चीज। ये तो IP3 ने किया। DAG क्या करेगी, DAG फर्दर हमारा ये भी कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशंस को इनसाइड सेल बढ़ाएगी, लेकिन पहले वो एक्टिवेट करेगी किसको, प्रोटीन काइनेज को। किसको एक्टिवेट करेगी,
प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होगा, और ये प्रोटीन काइनेज जो हमारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये फर्दर क्या कराएगा, फॉस्फोराइलेशन कराएगा। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज सिक्रीशन, इंक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। दीज आर द डिफरेंट एक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द IP3DAG पाथवे। GPCR के IP3DAG पाथवे के थ्रू ये डिफरेंट एक्शन हमको प्रोड्यूस होंगे। एग्जांपल की हमने बात किया, जितने भी हमारे M1, M3, M5 मींस ऑड नंबर के हमारे जितने भी मस्करैनिक रिसेप्टर होते हैं, सब IP3DAG पाथवे से काम करते हैं। बेसिक मैकेनिज्म है, क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ द थर्ड मेजर हमारा आता है डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन, या आयन चैनल की हम बात करते हैं। मतलब हम बात करें 99% ऑफ ड्रग एक्ट थ्रू इट, मैक्सिमम ड्रग हमारी इसी पाथवे से काम करती हैं, एंड इट इज नॉट एज फास्ट एज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। यहां पे भी नाम क्या है, चैनल रेगुलेशन, आयन चैनल रेगुलेशन। लेकिन यहां पे जी प्रोटीन का एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये उतना फास्ट नहीं है जितना हमारा लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर फास्ट था, लेकिन फिर भी ये रिसेप्टर, ये पाथवे भी हमारा फास्ट होता है। यहां पे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन कैन ओपन एंड क्लोज आयन स्पेसिफिक चैनल। यहां पे क्या होगा, ड्रग बाइंड करेगी, ड्रग बाइंड करते ही चैनल एक्टिवेट होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी। अब यहां पे किसी भी सेकेंडरी और टर्सरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है। ये जो जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, ये जी प्रोटीन, एक्टिव जी प्रोटीन हैव द प्रॉपर्टी टू ओपन और क्लोज द चैनल। इसके पास खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो ये इस टाइप के एक्शन हमारा क्या होता है, डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन होता है। अब अगर एग्जांपल देखें, कुछ एग्जांपल, जैसे कौन सा रिसेप्टर है जो कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशंस को, मींस चैनल को ओपन करके, इंक्रीज करके, कंसंट्रेशन इंक्रीज करके काम करता है, एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक में हमारा बात करें बीटा 1, कौन सा आएगा, बीटा 1 प्रेजेंट ऑन द हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके कौन सी काम करेंगी, डोपामिनर्जिक एंड गाबा बी, डोपामिनर्जिक एंड गाबा बी। क्योंकि गाबा ए हमने बात किया कहां पे काम करती है, गाबा ए इज अ लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, लेकिन गाबा बी हमारा कौन सा है, GPCR है, और GPCR में कौन सा, आयन चैनल रेगुलेशन के थ्रू काम करता है। थर्ड हमारा बात करें कौन से रिसेप्टर हैं जो पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशंस को बढ़ा के काम करते हैं, तो वहां पे हमारी बात आती है एड्रेनर्जिक अल्फा 2, आप ले लीजिए, मस्करैनिक M2 रिसेप्टर, डोपामिन D2 रिसेप्टर, 5-HT1A एंड गाबा B also act through the increasing the potassium ion concentration. So these are the channel regulation. तो तीनों पाथवे की हमने बात किया, CMP पाथवे, IP3DAG पाथवे एंड डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बेटा बिल्कुल मिस मत करिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, इसी वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट को मिस नहीं करना है, GPCR इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ with this we are going to start the third receptor. थर्ड रिसेप्टर हमारा क्या है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर। नाम इंडिकेट कर रहा है एंजाइम, यहाँ पे कुछ हमारे एंजाइम का रोल प्ले होगा। सो एंजाइमेटिक रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड at the outer end and the drug bind to the extracellular sites and the intracellular sites have the enzyme activity. आप पहले ये स्ट्रक्चर ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही चीज है कि ये रिसेप्टर हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, जैसे लिगैंड गेटेड आयन चैनल, GPCR और एंजाइमेटिक, ये तीनों रिसेप्टर हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। अब सेल मेम्ब्रेन पे ड्रग कहाँ बाइंड करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे बाइंड करेगी। आप ये रिसेप्टर ध्यान दीजिए, इस रिसेप्टर पे हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, यहाँ पे ड्रग हमारी बाइंड होगी। अब ड्रग हमारी जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक्टिव होना तो ड्रग बाइंड करेगी, रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट होगा। अब जैसे ही ड्रग हमारी बाइंड होगी, तो एक्स्ट्रा सेलुलर में तो ड्रग बाइंड की, लेकिन इंट्रा सेलुलर में क्या है, हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। अब एग्जांपल पे आपको एंजाइमेटिक रिसेप्टर हमारे फर्दर दो टाइप से हो जाते हैं। एक हमारा होता है टायरोसिन काइनेज एंजाइमेटिक रिसेप्टर एंड सेकंड हमारा होता है जैक स्टैट काइनेज रिसेप्टर। समझिएगा, एंजाइमेटिक रिसेप्टर हमारा पहला क्या आ गया, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, और दूसरा हमारा होगा जैक स्टैट काइनेज रिसेप्टर। तो पहले मैं बात करने वाला हूं टायरोसिन काइनेज। तो जैसे ही ड्रग हमारी बाइंड करेगी, इंट्रासेलुलर रीजन पे हमारा होता है टायरोसिन काइनेज डोमेन। टायरोसिन काइनेज डोमेन पे हमारा क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ड्रग बाइंड की एक्टिव होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने बात किया था कि हमारे सारे रिसेप्टर सिंगल हैं, वो काम कर रहे थे, लेकिन एंजाइमेटिक रिसेप्टर, सिंगल रिसेप्टर कैन नॉट वर्क। यहाँ पे क्या होना है, दो रिसेप्टर हमेशा डाइमर फॉर्म करेंगे। अगर डाइमराइजेशन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये रिसेप्टर का कोई भी एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ड्रग बाइंड करेगी अब डाइमराइजेशन फॉर्म होगा। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डाइमराइजेशन फॉर्म होगा, और जो हमारा काइनेज एक्टिविटी है वो स्टिमुलेटेड हो जाएगी। नाउ आफ्टर डाइमराइजेशन जो हमारी एक्टिव साइट्स हैं टायरोसिन्स,
वो टायरोसिन्स क्या हो जाएंगी, फॉस्फोराइलेट्स हो जाएंगे। फॉस्फोराइलेट्स होने के बाद मतलब क्या है कि वो हमारे फर्दर एक्शन के लिए इंड्यूस हो जाएंगे। और जो हमारा ये टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेशन होगा, इस फॉस्फोराइलेशन के बाद फर्दर हमारा क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स बाइंड टू द फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन काइनेज डोमेन। और ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन काइनेज डोमेन जो हमारी होंगी, ये फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगी और फर्दर सेलुलर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो दीज आर द एंजाइमेटिक रिसेप्टर। अब अगर हम बात करें एग्जांपल, कौन कौन से हमारे ड्रग हैं या कौन कौन से एग्जांपल हैं जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए आप एग्जांपल याद रखिए, पिग सी, क्या है, पिग सी। पिग मीन्स प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन एंड साइटोकाइन्स। प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन एंड साइटोकाइन्स, these are the different drug or neurotransmitter, simply drug which activated or acted through the enzymatic receptor tyrosine kinase। और भी एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा, इंटरफेरॉन और transforming growth factor। These are the different example which act through the tyrosine kinase enzymatic receptor। अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। यहां पे भी सेम चीजें हैं, लेकिन डिफरेंट किस चीज का होगा, वहां पे हमारा टायरोसिन काइनेज एक्टिव हो रहा था, यहां पे हमारा जैक स्टेट का फॉर्मेशन होगा। मींस these receptor differ from the tyrosine kinase in not having any intrinsic catalytic domain। यहां पे कोई भी एक इंट्रिंसिक कैटालिटिक डोमेन नहीं होगा, जैसे कि टायरोसिन काइनेज में टायरोसिन काइनेज था। बट एगोनिस्ट इंड्यूस्ड डाइमराइजेशन, एगोनिस्ट बाइंड करेगा, रिसेप्टर हमारा क्या होगा, डाइमर फॉर्म करेगा। एंड द इंट्रासेलुलर डोमेन कंफर्मेशन टू इंक्रीज इट्स एफिनिटी फॉर द साइटोसोलिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज known as the JAK, that is the Janus kinase। JAK का मतलब क्या है, Janus kinase। मतलब रिसेप्टर जैसे हमारा एक्टिवेट होगा, ये डाइमर फॉर्म करेगा। डाइमर फॉर्म होने के बाद एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और वो कन्फर्मेशनल चेंज क्या करेगा, एक साइटोसोलिक एफिनिटी के लिए इंड्यूस करेगा, और फॉर्मेशन किसका करेगा, JAK, यानी JAK जेनस काइनेज का फॉर्मेशन होगा। आप ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से दीजिए। यहाँ पे हमारा रिसेप्टर है, ड्रग बाइंड नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हमारी ड्रग यहाँ पे बाइंड होगी, ये ड्रग बाइंड, यहाँ पे देखिए साइटोकाइन्स यहाँ पे बाइंड हो गई। बाइंड होते ही ये रिसेप्टर आपस में क्या होंगे, डाइमराइजेशन फॉर्म करेंगे, और ये डाइमराइजेशन फॉर्म होने के बाद ये हमारा जैक जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैक हमारा जैसे ही एक्टिव होगा, फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद ये जैक एक्टिव होगा, और ये जैक हमारा किससे बाइंड करेगा, स्टैट से बाइंड करेगा। जैक हमारा किससे बाइंड करेगा, स्टैट हमारा इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है उससे बाइंड करेगा। और बाइंड होने के बाद अब स्टैट हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, यानी फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। अब ये एक्टिवेटेड और फॉस्फोराइलेटेड स्टैट विल फर्दर प्रोड्यूस द प्रोटीन। ये फर्दर क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स कराएंगे, और फर्दर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल क्या हुआ, पहले हमारा डाइमराइजेशन, ड्रग बाइंड करेगी, डाइमराइजेशन फॉर्म होगा, डाइमराइजेशन फॉर्म होने के बाद जेनस काइनेज का फॉर्मेशन होगा। जेनस काइनेज विल अटैच टू द स्टैट, एंड दैट फॉस्फोराइलेटेड स्टैट विल फर्दर गो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोड्यूस द प्रोटीन दैट फर्दर लीड्स टू द सेलुलर इफेक्ट। क्लियर है, एक एक स्टेप को लेकर चलेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। इसी को अगर थोड़ा सा हम बात करें, ऑन बाइंडिंग जैक gets activated and phosphorylated tyrosine kinase residue on the receptor which now bind with another free moving protein। स्टैट हमारा क्या होता है, फ्री मूविंग प्रोटीन्स होता है। स्टैट को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, मतलब वो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शंस को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ये फॉस्फोराइलेट होंगे स्टैट, वो फर्दर ट्रांसक्रिप्शंस को करेंगे। एंड this is also phosphorylated by the JAK। Pairs of the phosphorylated stat dimerize and translocate to the nucleus। अब वो वहां से मूव होके कहां जाएंगे, न्यूक्लियस से मूव करेंगे, क्योंकि इनको क्या कराना है, इनको ट्रांसक्रिप्शन कराना है। और ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगा, डीएनए के प्रेजेंस में होगा, तो इस न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये मूव होके कहां पे जाएंगे, न्यूक्लियस में जाएंगे, और फर्दर क्या करेंगे, जीन ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। और जीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें पता है क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और वो प्रोटीन जो हमारी सिंथेसाइज होगी वो क्या करेगी, जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होगा वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस होगा। तो एग्जाम्पल में बात करें, कौन कौन सी सब्सटेंस है या ड्रग है जो इससे बाइंड करती हैं, साइटोकाइंस, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन्स, डिफरेंट सब्सटेंस है जो इससे काम करती है। तो कई बार आपसे पूछा गया है, साइटोकाइंस बाइंड थ्रू
एंजाइमेटिक रिसेप्टर है, ओके। लेकिन अगर कभी डिफरेंशिएट कर दिया गया टायरोसिन काइनेज या जैक स्टेट, आपका राइट आंसर क्या होगा? जैक स्टेट रिसेप्टर, ओके। एग्जांपल पे साइटोकाइंस, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंटरफेरॉन, many other substance activated through this receptor. So these are the enzymatic receptor. अब now फोर्थ हमारा मेजर आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर रिसेप्टर। नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसकी सारी फंक्शनिंग कहां पे होनी है? न्यूक्लियस में होनी है। अभी तक हमने जितने बात किए थे उनके लोकेशन कहां थे? उनके लोकेशन हमारे थे मेम्ब्रेन पे, लेकिन ये रिसेप्टर हमारा ऐसा है जो मेम्ब्रेन पे नहीं होगा। ये दो जगह हो सकता है, एक हमारा हो सकता है साइटोप्लाज्म में या हमारा न्यूक्लियस में, लेकिन फंक्शन इसका पूरा कहां पे होगा? न्यूक्लियस में होगा। तो दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर आर स्लोएस्ट एक्टिंग। हमने बात किया ये हमारा थोड़ा स्लो होता है, कुछ घंटे बाद में इसका एक्शन प्रोड्यूस होता है। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन एक्ट ऑन इट। अभी तक हमने जितनी ड्रग के बारे में बात किया था, ध्यान दीजिएगा, उन सब की बाइंडिंग डोमेन कहां पे थी? एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, मतलब उनको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन ड्रग को बाइंड कहां होना है? या तो साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में। तो इन ड्रग की जो नेचर होना चाहिए, वो नेचर क्या होना चाहिए? शुड बी लाइपोफिलिक, क्योंकि अगर लाइपोफिलिक नहीं है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, और क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो बाइंड करने के लिए साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में कैसे पहुंचेंगे? सो ऑल द लिपिड सॉल्युबल ड्रग ओनली एक्टेड थ्रू दिस रिसेप्टर. If a drug bind with the nuclear receptor, then they bind with the DNA and act on the translation, transcription, replication, and these process become slower. क्यों ये slowest receptor है? Because यहाँ पे क्या होता है? पूरा एक process चलता है। पहले transcription होगा, then translation होगा, पहले replication होगा, मतलब काफी चीजें, transcription, translation, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। That's why this is the slowest acting receptor. Both type of receptor finally act by the nuclear mechanism by affecting transcription. अब हमने बात किया कि हमारा जो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है, इसके लोकेशन दो जगह हो सकते हैं। पहला लोकेशन हमारे लिए क्या होता है? साइटोप्लाज्म। पहला लोकेशन हमारा क्या हो सकता है? साइटोप्लाज्म में हो सकता है, और दूसरा लोकेशन हमारा कहां होगा? न्यूक्लियस में। मतलब कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, और ड्रग हमारी आएगी और साइटोप्लाज्म में बाइंड कर जाएगी। जैसे अगर बात करूं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के एग्जांपल ले लो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर हमारे कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ड्रग हमारी आएगी साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से कॉम्प्लेक्स बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मींस जी आर मींस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो कॉम्प्लेक्स हमारा मूव करके कहां पहुंचेगा? न्यूक्लियस में। दूसरा एग्जांपल हमारा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रिसेप्टर में हमारे यहाँ पे क्या होगा? मतलब इनका लोकेशन कहां पे होगा? न्यूक्लियस में। जैसे एग्जांपल में बात करूं T3 एंड T4 जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं, वो थायराइड हार्मोन्स डायरेक्टली कहां पहुंचेंगे? न्यूक्लियस पहुंचेंगे, और न्यूक्लियस में जो उनके रिसेप्टर होते हैं उनसे वो बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद फर्दर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब एक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियर रिसेप्टर और जीन रेगुलेटिंग एंड एक्सप्रेशन रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपकी ये होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे। दिस इज द रिसेप्टर, ये हमारा क्या है? रिसेप्टर है। रिसेप्टर पे दो साइट्स होती हैं अलग अलग। जो हमारी ड्रग बाइंडिंग साइट होती है, उधर हमारा क्या होता है? क्योंकि हमने बात किया, ध्यान दीजिएगा, हमने बात किया कि हमारा रिसेप्टर है, और रिसेप्टर किससे बना होता है? प्रोटीन। रिसेप्टर का नेचर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स की बात आती है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि अच्छा, इसमें दो ग्रुप होंगे, एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक हमारा अमीनो ग्रुप होगा। तो इस रिसेप्टर में ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है और यहां पे आपको अमीनो ग्रुप मिल रहा है। क्लियर है? तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड की तरफ है, उधर हमारी क्या होगी? ड्रग बाइंड करेगी। मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूं जी, यानी यहां पे हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारा आएगा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आया, और आने के बाद किससे बाइंड कर लिया? रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंट हिंज रीजन होते हैं, एंड हियर वी हैव द जिंक फिंगर। ध्यान दीजिएगा, ये जिंक फिंगर और साथ में हमारे HSP प्रोटीन, ये हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये मैं इनकी बात कर लूं। जिंक फिंगर कई बार पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जिंक फिंगर्स इनटू द न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो जिंक फिंगर्स का फंक्शन होता है डाइमराइजेशन करने के लिए। डाइमराइजेशन करने के लिए जिंक फिंगर्स का यूज होता है, फंक्शन होता है। अगर बात करें HSP का मतलब क्या होता है? HSP मींस हीट सॉकिंग प्रोटीन।
HSP मींस हीट सॉकिंग प्रोटीन। ये हमारे दो टाइप्स होते हैं हीट सॉकिंग प्रोटीन, HSP 60 एंड HSP 90। हीट सॉकिंग प्रोटीन 60 एंड 90 नंबर दिया गया है मेन आपको, मतलब किससे, HSP से। तो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, HSP जुड़ी रहती है हमारे रिसेप्टर के साथ। क्यों? क्योंकि जो हीट अगर कोई भी है हीट को शॉक करेगी तो हीट शॉक करने से क्या हो, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई ड्रग आके बाइंड करेगी रिसेप्टर से, ड्रग के बाइंड करते ही ये हीट सॉकिंग प्रोटीन क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। हीट सॉकिंग प्रोटीन रिमूव हुआ, हमारा रिसेप्टर एक्टिव हो गया। अब ड्रग यहां पे बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद ये HSP क्या हो जाएगी, यहां से रिमूव हो जाएगी। अब रिमूव होगी तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब ड्रग बाइंड करने में मैं क्योंकि एग्जांपल लिया हूं क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट कहां पे, अभी मैंने बात किया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर इज एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, क्योंकि इसका लोकेशन कहां पे है, साइटोप्लाज्म में। तो बाइंड होने के बाद ये भाई साहब कहां आ जाएंगे, न्यूक्लियस में आ जाएंगे। अब आप मान लीजिए ये है आपका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में आने के बाद अब क्या होगा, ये भी रिसेप्टर हमारा एंजाइमेटिक की तरह है, मतलब सिंगल रिसेप्टर काम नहीं करेगा। कैसे काम करेंगे, डाइमर फॉर्म करने के बाद। तो यहां पे आपका ये एक रिसेप्टर हुआ और ये दूसरा रिसेप्टर हुआ। यहां पे जो आपका ये जिंक फिंगर है, ये जिंक फिंगर से आपका क्या होगा, जो जीन है यानी डीएनए है, डीएनए उससे अटैच हो जाएगा, डीएनए अटैच हो जाएगा। और अब यहां पे देखिए दो चीजें हैं, को रिप्रेसर एंड को एक्टिवेटर, दो चीजें होती हैं, को रिप्रेसर एंड को एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का काम ही है रिसेप्टर को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहां पे ड्रग बाइंड करी, दो रिसेप्टर मिल गए, तो यहां पे क्या होगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। डाइमराइजेशन हम इसे बोलते हैं। यहां पे डाइमराइजेशन होने के बाद अब डीएनए हो गया, डीएनए से हमारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए। और इस एमआरएनए से हमारा मूव करके कहां जाएगा, ये एमआरएनए मूव करके जाएगा राइबोसोम में। ये राइबोसोम में आया, राइबोसोम्स में हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और ये प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी ये प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ये फर्दर सेलुलर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। बेसिक है, थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। ड्रग बाइंड करेगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल बात कर ली है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर हमारे दो टाइप के हो गए, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। अभी अगर सपोज मैं बात करता T3, यहां पे मेरा एग्जांपल मैंने लिया होता ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ना लेके मैं एग्जांपल ले लेता थायराइड हार्मोन, तो सिंपल बात है, मुझे बाहर अटैच कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती साइटोप्लाज्म में। मैं डायरेक्ट कहां लेके आता ड्रग को, न्यूक्लियस में लेके आता, और न्यूक्लियस में मेरी ड्रग बाइंड होती है। लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसलिए हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बाइंडिंग हमने कहां करा दी, न्यूक्लियस में करा दी। और जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, उस कॉम्प्लेक्स को हम लेके आए कहां पे, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में लाने के बाद डाइमराइजेशन कराने के बाद हमने क्या कराया, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल जीन ट्रांसक्रिप्शंस करा के हमने प्रोटीन सिंथेसिस कराया ट्रांसलेशन के थ्रू। सो दीज आर द न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड देयर फंक्शनिंग। थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात करूं, क्लियर में कौन कौन से हमारी ड्रग हैं जो न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करती हैं, कैसे काम करती है, क्योंकि मैंने बात किया लोकेशन के बेसिस पे हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर कितने टाइप के हो जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। जिसका लोकेशन साइटोप्लाज्म में है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मैंने एग्जांपल लिया है। और आप साथ में इसको याद करने के लिए ट्रिक याद करिए, CGMP ड्राइव, जैसे छत्तीसगढ़ MP ड्राइव, CG छत्तीसगढ़, MP मध्य प्रदेश ड्राइव एग्जांपल है। तो आप याद कर लेंगे CGMP ड्राइव। अगर कोई इंटरव्यू हो रहा है CG और MP में, तो हमने क्या बोल दिया, CGMP ड्राइव, उससे हमारा सारी चीजें आ जाएंगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब जितने भी आपके कॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सारी चीजें आपकी आ गई। एज वेल एज प्रोजेस्टिन एंड विटामिन D, these are the different drug which acted through the cytoplasmic receptor. नेक्स्ट हमें याद करना है STV। सिंपल याद करने के लिए आप इसको जैसे कहते हैं S नोड, हम बात करते हैं SA नोड। तो STV, तो S मतलब सेक्स हार्मोन, जैसे हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, एज वेल एज थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 एंड विटामिन A। कौन कौन से, सेक्स एस्ट्रॉइड्स, थायराइड हार्मोन एंड विटामिन A, दीज आर द न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर रिसेप्टर हमारे दो टाइप से जो होते हैं, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर, वो किस बेसिस में हमने बात किया। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर न्यूक्लियर रिसेप्टर तो यहाँ पे ये दिया है, तो आपने अलग से साइटोप्लाज्मिक क्यों जोड़ दिया, कि बेटा केवल लोकेशन के बेसिस पे बात किया है, मतलब कहां पे ड्रग बाइंड करेगी। अगर न्यूक्लियस में डायरेक्ट रिसेप्टर पे आप, अगर उसका रिसेप्टर न्यूक्लियस में है, तो ड्रग डायरेक्ट आके न्यूक्लियस में बाइंड करेगी। लेकिन अगर कोई रिसेप्टर हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और ड्रग वहां बाइंड होने के बाद मूव होकर न्यूक्लियस में आती है, तो हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। सो दीज आर द टाइप ऑफ डिफरेंट 4 टाइप्स, मेजर 4 टाइप्स रिसेप्टर, रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।